सब कुछ बदल सकता है बस एक पल में। Somebody give me a hand here. बारह जून 2025 गुरुवार का दिन था। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली थी। 242 मुसाफिर पूरी उम्मीद और भरोसे के साथ उस फ्लाइट पर सवार हुए। कुछ लोग एक्साइटेड थे, कुछ लोग इंस्टाग्राम पर स्टोरीज डाल रहे थे, कुछ लोग इंडिया से वापस लौट रहे थे, तो कुछ लोग अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे। और उसी फ्लाइट में थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। लेकिन इस प्लेन के टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स के बाद एक बड़ा हादसा हो गया। ये एरोप्लेन एक रेसिडेंशियल एरिया में क्रैश हो गया। ये जहां पर क्रैश हुआ वहां पर था एक मेडिकल कॉलेज और उस कॉलेज के स्टूडेंट्स लंच करने के लिए हॉस्टल में आए हुए थे और ये प्लेन सीधा उस हॉस्टल की बिल्डिंग से जा टकराया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ये एयर इंडिया का वही प्लेन है और इस घटना ने हमारे सामने बहुत सारे गंभीर सवालों को लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, क्या थी इसके पीछे की वजह और क्या इस घटना को वाकई में होने से रोका जा सकता था। 12 जून 2025 1:48 गुरुवार को अहमदाबाद के एयरपोर्ट से लंदन के लिए AI-171 ने टेक ऑफ किया और टेक ऑफ के तुरंत बाद ही ये मेघानी नगर के पास मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत में क्रैश हो गया। इसमें 230 यात्री सवार थे और 12 क्रू मेंबर थे। ये प्लेन जैसे ही क्रैश हुआ आसपास के 2 किलोमीटर के इलाके तक एक धुएं का गुबार देखने के लिए मिला। सभी लोग समझ गए कि कोई बड़ा हादसा हुआ है। इस प्लेन में सवार 241 लोग इस दुनिया में नहीं रहे और साथ ही इस प्लेन के जमीन पर गिरने की वजह से 28 और लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मतलब इस हादसे में करीब 269 लोग खत्म हुए हैं। इस हादसे ने केवल उन्हीं लोगों की जिंदगियां नहीं छीनी जो उस प्लेन में बैठे हुए थे, इसने मेडिकल कॉलेज के उन छात्रों और डॉक्टरों की जिंदगियों को भी ले लिया जो आने वाले समय में दूसरों की जिंदगियां बचाने वाले थे। ये प्लेन सीधा जाकर टकराया था मेस वाली बिल्डिंग से, वहीं जहां पर MBBS के स्टूडेंट्स थे और उसके बाद ये मलबा जाकर गिरा अतुल्यम हॉस्टल पर। इस हॉस्टल में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते थे। लिटरली मुझे यकीन नहीं हुआ जब मैंने इस हादसे के बारे में सुना कि ये सब कुछ केवल 30-40 सेकंड के अंतराल में हुआ। एयर इंडिया की ये फ्लाइट टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रैश हुई। प्लेन मुश्किल से 600 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा था, लेकिन कुछ ही समय बाद ये आसमान से गायब हो गया और फिर एक जोरदार धमाके की आवाज आई। ये हादसा किसी नए या किसी अनएक्सपीरियंस क्रू मेंबर के हाथों से नहीं हुआ। फ्लाइट को कैप्टन सुमित सवरवाल उड़ा रहे थे जिन्हें 8200 घंटे की फ्लाइंग का एक्सपीरियंस है। ये एक सीनियर पायलट थे और इनके साथ थे को पायलट क्लाइव कुंद्रा और इनके पास भी 1000 से अधिक घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। ये दोनों काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड थे और टेक ऑफ के तुरंत बाद इन दोनों को कुछ अजीब महसूस हो गया था। तभी तो उन्होंने टेक ऑफ के तुरंत बाद बिना देर किए कंट्रोल टावर को मेडे का सिग्नल भेजा। एविएशन में मेडे कॉल का मतलब होता है सबसे गंभीर आपात स्थिति, मतलब एक ऐसी इमरजेंसी जिससे पायलट और पैसेंजर्स दोनों की जान को सीधा खतरा हो सकता है। और इस मेडे के सिग्नल के बाद प्लेन का कांटेक्ट कंट्रोल टावर से टूट गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें टेक ऑफ का पूरा सीन कैप्चर किया गया है। प्लेन धीरे धीरे हवा में ऊपर उठता है और तभी अचानक से कुछ होता है और प्लेन नीचे जाने लगता है और अगले ही पल दिखाई देता है एक बड़ा धमाका। अब सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि ना किसी बड़े खतरे की जानकारी थी पहले से, ना ही मौसम खराब था और इतनी कम ऊंचाई पर इस तरह का क्रैश बहुत ही ज्यादा डरावनी तस्वीर हमारे सामने लेकर आता है। अब ये कोई टेक्निकल एरर था, इसमें किसकी मिस्टेक थी, कहां पर हुई थी गड़बड़ जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन ये बात सबके सामने जरूर आ गई कि केवल कुछ ही सेकंड्स में बहुत कुछ बदल गया है हमेशा के लिए। और इंडिया के इस मोस्ट शॉकिंग एविएशन डिजास्टर में हुआ है एक चमत्कार भी। केवल एक ही व्यक्ति अभी जिंदा वापस लौट कर आया है और उनका नाम है विश्वास कुमार रमेश। अब विश्वास कुमार कौन थे
थे, उन्होंने हादसे के समय क्या देखा और उनकी जान कैसे बची। ये जानने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक्चुअली में इस प्लेन क्रैश की असली वजह क्या थी। जांच में बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी न्यूज की वेबसाइट्स पर देखने को आपको मिलेंगे जो बहुत बड़े सवाल हमारे सामने लाकर रखते हैं। टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड बाद ही प्लेन सीधा हॉस्टल की इमारत से जा टकराया और बहुत सारे आर्टिकल्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये हुआ फ्लैप्स और गियर की सेटिंग में गड़बड़ी के कारण। प्लेन ने जैसे ही उड़ान भरी, फ्लैप्स को बहुत जल्दी पीछे खींच लिया गया, मतलब उन्हें रिट्रैक्ट कर दिया गया, लेकिन लैंडिंग गियर अभी भी नीचे ही था, जिसकी वजह से प्लेन को हवा में टिके रहने के लिए एक लिफ्ट नहीं मिला और 787 ड्रीम लाइनर जैसे बड़े प्लेन के लिए ये जानलेवा साबित हुआ। दूसरा रीजन बहुत सी जगहों पर यह बताया जा रहा है कि इंजन में थ्रस्ट कम था। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन ने अपनी पूरी ताकत नहीं दी। इसका रीजन बताया जा रहा है फ्यूल कंटेमिनेशन को या फिर बर्ड स्ट्राइक को, लेकिन एक्चुअली में अभी क्या हुआ था इसके किसी के पास कोई भी सबूत या कोई भी सुराग नहीं है। जब भी कोई बड़ा हादसा होता है, सबसे पहले सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ये हुआ क्यों और कैसे हुआ। ये कोई तकनीकी खराबी थी या फिर इसमें थी किसी की गलती। हालांकि आप इसके बारे में जितना ज्यादा रिसर्च करते जाओगे, आपके सामने उतने ज्यादा पहलू सामने आते जाएंगे और एक शॉकिंग साइड मैं भी आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन अभी हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे क्योंकि एक्चुअली में हुआ क्या था, इस कंक्लूजन पर पहुंचना ये जल्दबाजी होगी। बिकॉज इस फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, इसमें पायलट की बातचीत, टेक्निकल डेटा और सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। डीजीसीए, AAIB और बोइंग की टीमें मिलकर इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। एयरपोर्ट से लेकर क्रैश साइट तक एक एक सेकंड का डेटा खंगाला जा रहा है और जो असली सच है वो बहुत ही जल्द सबके सामने आ जाएगा। लेकिन इस हादसे के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है 2024 में छपी न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट जो 787 ड्रीम लाइनर और 777 सीरीज के प्लेन्स में कुछ खतरनाक खामियों की जानकारी देती है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं विश्वास कुमार के बारे में। चारों तरफ बॉडीज थी, फ्लेम्स उड़ रही थी, धुएं से आसमान काला पड़ चुका था, हर तरफ सिर्फ तबाही थी और उसी मलबे में बस एक इंसान सांस ले रहा था। 240 के बीच वो एक जिंदा था। नाम था विश्वास कुमार रमेश। उम्र थी लगभग 30 साल के आसपास। ये एक भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे जो सीट नंबर 11A पर बैठे थे। वो बहुत गंभीर हालत में मलबे से बाहर आए। अभी वो फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती है और उनके भाई का ये बयान सामने आया है कि उन्हें खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि वो बच कैसे गए। लेकिन एविएशन एनालिसिस्ट का ये मानना है कि वो जो सीट थी 11A वो क्रैश के वक्त सबसे पहले टूटकर अलग हो गई थी और इसीलिए क्रैश का इम्पैक्ट उन पर सबसे कम पड़ा और उनकी जान बच गई। वो सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं है, इस प्लेन क्रैश हादसे के अकेले गवाह हैं और उनका बच जाना लिटरली एक चमत्कार से कम नहीं है। रमेश ने बताया कि मुझे विश्वास नहीं होता मैं कैसे जिंदा बच गया। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। जब उनसे पूछा गया कि ये हादसा कैसे हुआ तो उन्होंने ये बताया, जब सब कुछ मेरे सामने हुआ मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं जिंदा कैसे बाहर निकला। थोड़े वक्त के लिए लग रहा था कि शायद ये मेरा आखिरी वक्त चल रहा है, लेकिन जब आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं जिंदा हूँ। फ्लाइट टेक ऑफ होते ही 10 से 5 सेकंड के अंदर लगा कि प्लेन गिर गया है और एक बड़ा धमाका हुआ है। देखो, विश्वास कुमार तो अभी सुरक्षित हैं, लेकिन बाकी लोग जो इस प्लेन में सवार थे वो भी सुरक्षित होते अगर इस हादसे को होने से पहले ही टाल दिया जाता। और यही सवाल अभी सबके जहन में गूंज रहा है कि क्या इस हादसे को टाला जा सकता था। देखो, कोई भी हादसा अचानक से नहीं होता, वो धीरे धीरे पनपता है, वो धीरे धीरे होता है उस एक खामी की वजह से जिसे सही वक्त पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। साल था 2024। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी जिसमें बोइंग के एक सीनियर इंजीनियर सैम ने FFA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को 787 ड्रीम लाइनर और 777 सीरीज के विमान में खतरनाक कमियों के और खामियों के बारे में जानकारी दी। सैम ने कहा कि मैं बोइंग को बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि भविष्य में कोई हादसा ना हो। सैम की रिपोर्ट में कुछ कमियां थी। उनके अकॉर्डिंग ड्रीम लाइनर के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कुछ शॉर्टकट्स अपनाए गए थे। उनके अकॉर्डिंग इस विमान की जो स्ट्रक्चरल लाइफ थी, मतलब ढांचे की जो उम्र थी, वो कम थी और यहाँ पर सीरियस फेलियर
या फिर क्रैक्स की पॉसिबिलिटीज को भी बताया गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि हर ड्रीम लाइनर क्रैश ही हो जाएगा, लेकिन इस रिपोर्ट से ये जरूर जाहिर होता है कि अगर कोई अनयूजुअल सिचुएशन आ गई तो ड्रीम लाइनर वो मजबूती नहीं दिखा पाएगा जो उसे दिखानी चाहिए। अभी ये कहना एक जल्दबाजी होगी कि AI-171 का जो हादसा है उसका इस रिपोर्ट से और सैम के द्वारा कही गई बातों से सीधा सीधा कोई संबंध है, लेकिन ये बात साफ हो जाती है कि अभी कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है। और सबसे बड़ा सवाल जो आप और हमारे लिए मायने रखता है वो ये है कि आर वी सेफ इन द स्काई, मतलब हमारे देश की उड़ानों की हकीकत क्या है। इस टॉपिक पर मैं डिटेल में रिसर्च करके एक वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा। फिलहाल अभी तक इस घटना को लेकर जो जानकारी हमारे सामने आई है मैंने आपके साथ वो जरूर शेयर की, लेकिन अभी पूरे सच को सबके सामने आने में थोड़ा वक्त लगेगा, शायद कुछ दिन और। एयर इंडिया और सरकार जल्दी ही पूरी जांच की रिपोर्ट को पब्लिक के सामने लेकर आएंगे, लेकिन फिर भी हमको इस हादसे की गंभीरता को भूलना नहीं है। ये जो भी हुआ ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये 269 जिंदगियां थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आखिर में बस यही कहना है कि आप और हमको मिलकर यही प्रार्थना करनी चाहिए कि ये आखिरी हादसा हो और इस घटना का सच सबके सामने जल्द से जल्द आए। गुड बाय, जय हिंद।